अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर सॉफ्टवेयर। आज के स्कूल के लेक्चर में बात करेंगे कि हमारे पास कौन सी इंटीजर टाइप्स होती हैं और यानी डाटा टाइप्स एक्चुअली कौन सी होती हैं जब हम डॉट डाटा सेगमेंट के अंदर लिखते हैं, और डाटा को डिक्लेयर किस तरह करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ हम रजिस्टर्स को देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में किस तरह हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं, और एक मूव इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए हम रजिस्टर्स को एक्सेस करके और वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो उनका आपस में रिलेशनशिप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो चार किस्म की डाटा टाइप्स हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बाइट होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी, वो केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो असेंबली लैंग्वेज आपकी है, नोट दैट असेंबली लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव। यानी अगर आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, इट डजेंट मैटर, कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा। तो सबसे पहली जो डाटा टाइप हमारे पास है वो बाइट है, उसका नाम ही बाइट है। तो बाइट अगर है तो बाइट हम लोअर केस में लिखें या बाइट को हम अपर केस में लिखें, इट डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाइट को एक फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाना है, उसकी डाटा टाइप बाइट रखनी है, तो इसका एक और तरीका भी है, उसको हम डीबी भी लिख सकते हैं। कैपिटल डी कैपिटल बी या लोअर केस में डीबी लिखा हो तो फिर भी आपकी जो मेमोरी में है एक बाइट रिजर्व होगी, यानी 8 बिट्स रिजर्व होंगी। और डी का मतलब होता है डिफाइन, और ये जो बी है बाइट, यानी डिफाइन बाइट। तो डाटा अगर हमने क्रिएट करना है और हम चाहते हैं कि एक बाइट क्रिएट हो, तो उसके लिए इन दोनों में से कोई भी यूज हो या डीबी का वर्ड आप यूज करेंगे तो आपके पास एक बाइट मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा। तो ये बाइट डाटा टाइप है जो कि 1 बाइट लेती है और 8 बिट्स होती हैं। और अगर हम इसके साइज की बात करें, तो अगर हम अनसाइंड नंबर की बात करें तो इसमें जो रेंज होती है, क्योंकि जब भी हम डाटा क्रिएट करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम साइज डिफाइन करने के, हमें बाइट चाहिए, हमें वर्ड चाहिए। जिस तरह आप वहां पर करते हैं कि करेक्टर चाहिए है आपको, या आपको शॉर्ट चाहिए, इंटीजर चाहिए, लॉन्ग लॉन्ग चाहिए, तो उसके हिसाब से इसमें भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो जो बाइट है उसका अनसाइंड नंबर में अगर हम देखें तो 2⁻8 - 1 तक है, 0 से लेकर जो कि आपके पास 255 बनता है। 0 से 255 तक आपके पास अगर नंबर्स की है रिक्वायरमेंट है तो आप बाइट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एज ऑफ अ पर्सन है या वेट ऑफ अ पर्सन है, वो कभी 255 किलोग्राम से या एज इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। और अगर हम साइन नंबर की बात करते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो उसमें रेंज -2⁻7 से, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स आपकी यहाँ पर होती हैं -1 अगर साइन नंबर हो। अगर अनसाइन हो तो जितनी बिट्स हैं वही नंबर आपका 2 में आ जाता है, और उसमें से -1 करते हैं तो मैक्सिमम नंबर आपको मिलता है। तो ये अनसाइंड की रेंज है और ये साइन नंबर की रेंज आपके पास ये। और ये जस्ट लाइक अ कैरेक्टर होता है सी प्लस प्लस के अंदर। जिस तरह हम डाटा क्रिएट करते हैं तो वहां पर एक बाइट का एक कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पर उससे बस ये है कि एक रिलेशन बनाने के लिए लिखा। जो दूसरी टाइप आपके पास है वो वर्ड है। तो वर्ड एज इट इज लिखें या आप वर्ड कैपिटल अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, इट डजेंट मैटर। इसी तरह इसमें डी भी था, डिफाइन बाइट, यहाँ पर है डी डब्ल्यू, डिफाइन वर्ड। तो ये पहला पहला जो लेटर है डिफाइन का डी और वर्ड का डब्ल्यू, ये इससे आपका डी डब्ल्यू बनता है। तो अगर डिफाइन वर्ड होगा तो ये कितनी बाइट्स लेगा, ये 2 बाइट्स लेगा मेमोरी में, 2 बाइट्स रिजर्व करेगा। बाइट 1 करता है, वर्ड 2 करता है। इसको वर्ड लिखें या डी डब्ल्यू लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ड्राई रन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मली ये जो डबल वर्ड है और डिफाइन वर्ड है, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। और अगर साइज का मिसमैच हो जाए कि आपने वर्ड को डबल वर्ड समझ लिया, यानी डी डब्ल्यू लिखा हो और आपने इसको डबल वर्ड बना लिया, तो फिर आपका ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके मार्क्स इफेक्ट होंगे। तो जो वर्ड है इसको वर्ड भी लिखते हैं और साथ इसको डी डब्ल्यू लिखते हैं, डिफाइन वर्ड। 2 बाइट्स का होता है, 16 बिट्स का। और अनसाइंड की रेंज जो फार्मूला बताया कि यहाँ पर 16 आ जाएगा, साइन में 15 - 1 आप रेंज निकाल सकते हैं। और ये जिस तरह शॉर्ट आपका सी प्लस प्लस होता है, शॉर्ट आपका सी प्लस में 2 बाइट्स देता है, तो इसी तरह आपका जो वर्ड है या जो डिफाइन वर्ड है डी डब्ल्यू, ये भी 2 बाइट्स लेगा। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है इंटीजर की, वो है डी वर्ड, अपर केस में या लोअर केस में, या इसको डी डी कहते हैं, डबल वर्ड।
तो ये डी वर्ड है डबल वर्ड, तो शुरू में अगर डी आ जाए, यहां पर देखें ये डी डब्ल्यू था तो ये डिफाइंड वर्ड था, ये है डिफाइंड डबल वर्ड, तो ये जो डी है ना, ये वाला डी और ये वाला डी, ये डिसाइड करेगा ये डी डी है कि डी डब्ल्यू है, क्योंकि डबल वर्ड जस्ट ट्रीट डबल वर्ड एज अ सिंगल वर्ड, ये सिंपल वर्ड था, तो अगर वर्ड है तो डी डब्ल्यू 2 बाइट्स और ये कितनी बाइट्स लेगा, ये 4 बाइट्स का लेगा, ठीक है, ये सिंपल वर्ड का डबल होता है। और बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ें मेमोरी की जो साइज है वो मैंने मेंशन कर दिया है, इट्स जस्ट लाइक एन इंटीजर इन सी प्लस प्लस, इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, सो डबल वर्ड आल्सो टेक्स 4 बाइट्स इन द मेमोरी। और ये लास्ट हमारे पास है क्वाड वर्ड, ठीक है, तो इसको क्यू वर्ड लिखते हैं लोअर अपर्स में, और डिफाइन क्वाड वर्ड, तो डिफाइन में देखें ये वाला डी और ये वाला क्यू, तो डी क्यू लिखें आप तो ये डिफाइन क्वाड वर्ड होगा, या सिंपल क्यू वर्ड भी आप लिख सकते हो, तो इससे आपका क्वाड वर्ड सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 8 बाइट्स होते हैं, 64 बिट्स होते हैं। सो इसी तरह आपकी जो अनसाइंड की रेंज है जो मैंने पहले बताया उसी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक एज अ लॉन्ग इन द सी प्लस प्लस। तो ये आपके पास इंटीजर की बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लोटिंग डाटा टाइप भी होती है, डबल भी होती है, तो नॉर्मली असेंबली के अंदर एज सच कोई फ्लोटिंग पॉइंट उस तरह नहीं होते, हमें उसके लिए मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। वंस जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डिक्लेरेशन करते क्यों हैं, यानी हम वेरिएबल्स जब बनाते हैं ना तो उसकी डाटा टाइप्स होती है हर वेरिएबल की, तो इस वजह से पहले मैंने आपको डाटा टाइप बताई है। तो जो वेरिएबल्स बनते हैं उनको हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उनको हम इनिशियलाइज भी करते हैं, और ये चीजें कहां पर होती हैं, ये आपके डाटा सेगमेंट के अंदर होती है। हमारे पास जब हम असेंबली का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आपके पास डॉट मॉडल होता है जिसमें हम स्मॉल या टाइनी या लार्ज मॉडल सेलेक्ट करते हैं, उस पर स्टैक हमारे पास सेगमेंट होता है, फिर डाटा सेगमेंट होता है। तो ये जो डाटा सेगमेंट है दिस प्लेज अ की रोल। तो इस डाटा सेगमेंट के अंदर हमने वेरिएबल्स को क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है या इनिशियलाइज करना होता है। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है या डाटा डिक्लेरेशन है, इसके दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं किसी मेमोरी एड्रेस के लिए। रैम में डिफरेंट एड्रेसेस आपके पास होते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या वेरिएबल्स बनाते हैं, डाटा क्रिएट करते हैं तो उनको एड्रेसेस मिलता है, तो उन एड्रेस को आइडेंटिफायर देने के लिए हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। नंबर 2, इससे हम मेमोरी को रिजर्व करते हैं कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए, कितने बाइट्स चाहिए, ताकि उनमें वैल्यूज जो स्टोर है वो हम कर सकें या उसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम डाटा डिक्लेयर कैसे करेंगे या डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल का नाम होगा, अपर केस लोअर केस डजंट मैटर। यहाँ पर टाइप होगी कि उस इंटीजर की या उस वेरिएबल की क्या टाइप है, बाइट है हम बाइट करेंगे, और आगे वैल्यू होगी कि आपने उस वेरिएबल में क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्या वैल्यू पास कर रखनी है। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 100 फॉर एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए सफिक्स मिसिंग है, कोई हमने B बाइनरी के लिए होता है, H हेक्साडेसिमल के लिए होता है, O ऑक्टल के लिए होता है, हमने कोई यूज नहीं किया, तो अज्यूम ये होगा कि ये जो 100 है ये डेसिमल वैल्यू है और ये इस वेरिएबल 1 में स्टोर हो रही है। तो ये इसका तरीका है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफायर नेम लिखते हैं, ये इसका फॉर्मेट है। जिस तरह हमारे पास वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है एंड सो ऑन। यहाँ पर हम डाटा टाइप लिखेंगे, डाटा टाइप में हमारे पास बाइट है, वर्ड है, ठीक है, डबल वर्ड है या क्वाड वर्ड है, QW है, DW है, वो लिखेंगे, और फिर वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू अगर लिखेंगे तो इनिशियलाइज हो जाएगा वेरिएबल। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं इनिशियलाइज करना, लेकिन अगर आप इनिशियलाइज नहीं करना तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अगर हम वैल्यू की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये शो करता है कि हमने इस वेरिएबल को अनइनिशियलाइज रखा है, इसको आगे जाके कोई वैल्यू हम असाइन करेंगे, जब प्रोग्राम कोड सेगमेंट में जाएंगे तब जाके असाइन करेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया कि सिंपल ये डिक्लेरेशन है और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी हो रही है, और यहाँ पर सिंपल डिक्लेरेशन है, हम इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह आप इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हो डॉट डाटा सेगमेंट। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने बता दिया वेरिएबल 1 जो है वो अनइनिशियलाइज्ड है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हम कहाँ लिखते हैं, कोड सेगमेंट के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप नोट करें कि हमारे पास लेट्स सपोज ये रैम है, तो रैम में भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं और रैम आपकी बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। इसका मतलब है कि आप हर बाइट को एक्सेस कर सकते हो रैम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये 100A एड्रेस है, ये 100B है, 100C है, सो ऑन, ये आपके पास काफ़ी एड्रेसेस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस अलग मेमोरी लेती हैं रैम के अंदर, और जो आपके डाटा वेरिएबल्स हैं
वो अलग मेमोरी लेते हैं। यानी इंस्ट्रक्शंस रैम में अलग जगह स्टोर होती हैं और डाटा अलग जगह स्टोर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास जो हमें मेमोरी नजर आती है, जिस तरह ये देखें 100 लिखा हुआ है, तो एक्चुअली 100 तो हमने लिखा है, तो मेमोरी में जो हमें विजुअलाइज जब हम करते हैं डॉस बॉक्स के अंदर, मैजम के अंदर, या किसी भी और आप डीबगर में यूज कर सकते हो, तो वो आपको हेक्साडेसिमल में नजर आती है। और ये लास्ट टाइम पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेक्साडेसिमल में क्यों नजर आती है, क्योंकि उसकी बेस 16 है और एक बाइट में आप 2 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हेक्स की जो बेस होती है वो 16 होती है, तो 2 की पावर 4 16 है। इसका मतलब है कि एक डिजिट हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि एक बाइट में 2 बिट, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो 4 4 के आप 2 ग्रुप बनाएं तो आपके पास टोटल कितने कैरेक्टर्स बनेंगे? 2 कैरेक्टर्स बनेंगे। इसी वजह से जब 100 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास 64 आता है, और 64 हेक्साडेसिमल वैल्यू एक बाइट में आराम से आ जाती है। यानी अगर ये बाइट है, लेट्स सपोज ये वेरिएबल हमारा वेरिएबल 1 बना था, तो इसमें 64 यहाँ पर स्टोर होगा, और जो कि 2 कैरेक्टर्स हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। इंस्टेड कि हम 8 बिट्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि मेमोरी में तो बिट्स की फॉर्म में होता है, लेकिन बेहतर ये है जो हमें विजुअलाइज होता है 8 बिट्स की जगह 2 डिजिट्स अगर हो, वो ज्यादा कंपेटिबल है, हमें भी आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कन्वर्जन भी की हुई है कि 100 वैल्यू को हमने 16 से अगर डिवाइड किया, ये जो क्वोशंट होता है ये आपका एमएसपी बन जाता है, और ये जो रिमाइंडर है वो आपकी एलएसपी बन जाती है। तो इस केस में 4 एलएसपी का रोल प्ले करेगा और क्वोशंट 6 एमएसपी का। तो ये आपका नंबर हेक्साडेसिमल में। तो कन्वर्जन पर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर कोई वो देखना चाहता है तो वहां से भी हेल्प ले सकता है। तो ये आपके पास एक बाइट हो गई। यानी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि एक बाइट में आपके पास कितने हेक्स कैरेक्टर होते हैं? 2 कैरेक्टर होते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया, जो 4 बिट्स आपके पास होती है ना, उसको एक निब्बल कहते हैं। यानी एक निब्बल के लिए एक कैरेक्टर, और एक बाइट में 2 निब्बल्स होते हैं। सो एक बाइट के अंदर 2 कैरेक्टर्स आपके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्स पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टॉपिक है, ये आगे थ्रू आउट द कोर्स यूटिलाइज होगा। तो हमारे पास क्या होता है कि सीपीयू के अंदर हमें पास 2 चीजें होती है, एक एएलयू होता है और एक उसमें कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपके सीपीयू के अंदर। लेकिन अब देखें, जो मेमोरी रैम है वो अलग होती है, वो सीपीयू से अलग होती है। सीपीयू के अंदर भी कुछ मेमोरी यूनिट्स होते हैं, क्योंकि जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन देता है ना मेमोरी को कि मुझे इस एड्रेस में ये इंस्ट्रक्शन फेच करके दो, या इस एड्रेस से ये डाटा मुझे वेरिएबल चाहिए, तो वो जब उस पर एएलयू प्रोसेसिंग करता है तो उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए उसके पास रजिस्टर्स होते हैं। तो ये जो रजिस्टर होते हैं, इसमें कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, कुछ जर्नल पर्पस रजिस्टर्स हैं। तो ये मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मेमोरी एलिमेंट्स हैं जो कि टेम्पररी डाटा स्टोर करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि एएलयू जो होता है ना, फॉर एग्जांपल एएलयू में आपके पास ये एएलयू है, आपने लेट्स सपोज 2 नंबरों को ऐड करना है, तो उसको कहीं स्टोर भी तो करेगा नंबरों के अंदर। तो उसके लिए हम रजिस्टर्स बनाते हैं, जिस तरह हमारे पास AX और BX जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। फिर आंसर को स्टोर करेगा, फिर उसको मेमोरी में सेंड करेगा कि उसको जाके मेमोरी में स्टोर कर दो। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स का काम ही होता है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा, और सीपीयू के अंदर होते हैं। और उसके बाद हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। हमारे पास 2 किस्मों के आर्किटेक्चर होते हैं, 32 बिट और 16 बिट। लैब में हम जो यूज करते हैं वो 16 बिट आर्किटेक्चर नॉर्मली यूज करते हैं, और कोर्स के अंदर हम 32 बिट तक पढ़ते हैं। 16 बिट भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी हम 32 बिट को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। 32 बिट आर्किटेक्चर या 16 बिट आर्किटेक्चर का मतलब है कि आपकी जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं, आपके जो रजिस्टर्स हैं, आपका जो एएलयू है और कंट्रोल यूनिट है, वो आपका 32 बिट्स का है, अगर 32 बिट आर्किटेक्चर की बात हो रही है। और इन टर्म्स ऑफ 16 बिट है तो आपकी जो मेमोरी यूनिट्स हैं, लाइक आपके जो रजिस्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, आपके पास जो बसेस हैं, जो एड्रेस बस होती है, आपका जो एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, वो सारे 16 बिट्स के हैं। तो इसका मतलब है कि सीपीयू एट अ टाइम 32 बिट्स पर ऑपरेशन कर सकता है इन केस ऑफ 32 बिट आर्किटेक्चर, एंड सेम ट्रू फॉर 16 बिट आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एएलयू है, तो अब 2 नंबरों को हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो कंट्रोल सिग्नल आपको मिलता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ए की भी 32 बिट्स होंगी, बी की भी 32 बिट्स होंगी, और जो आंसर स्टोर होगा वो भी 32 बिट्स का होगा। यानी आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों 32 बिट्स की होंगी, और एएलयू भी उन 32 बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये 32 बिट आर्किटेक्चर के अंदर होता है। उसमें टोटल कितने इंस्ट्रक्शन हम ले सकते हैं? जितनी बिट का आर्किटेक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास
32 बिट्स का आर्किटेक्चर है तो टोटल इंस्ट्रक्शन जो हम लिख सकते हैं वो 2 की पावर 32 लिख सकते हैं, और हर इंस्ट्रक्शन की लेंथ भी 32 होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं, जिस तरह मूव कमांड है या ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, तो क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन भी मेमोरी में स्टोर होती है तो उसके में भी आपको 4 बाइट्स लेनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास, मैंने पीछे बताया कि रैम में इंस्ट्रक्शन अलग से लोड होती हैं और जो आपके पास डाटा आपके जो वेरिएबल्स है वो अलग से स्टोर होती हैं। तो ये लेट्स सपोज एक इंस्ट्रक्शन है 100 ए से स्टार्ट हो रही है, 100 बी, 100, ये 4 बाइट्स हैं। तो अगर 32 बिट सिस्टम आपके पास है तो इसका मतलब है हर इंस्ट्रक्शन को स्टोर होने के लिए 4 बाइट्स चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो 4 बाइट्स हैं ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगी। सिमिलरली ये जो अगली 4 बाइट्स हैं वो दूसरी इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगी। तो सेम गोज फॉर द डाटा वेरिएबल्स एज वेल। तो अगर आप 16 बिट को आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या 32 बिट पर काम करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल और कंसेप्ट एक जैसे, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो क्राइटेरिया वो एग्जैक्टली सेम है। अब हम देखते हैं मूव कमांड। तो मूव कमांड आपने पहले भी हमने यूज की हुई है। इसमें 2 ऑपरेंड्स हमको देने पड़ते हैं और ये डाटा कॉपिंग के लिए नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल मूव कमांड है तो मैंने पीछे कहा कि अगर आप लोअर केस में भी लिखेंगे डजंट मैटर, तो ऑपरेंड 1 में जो भी कंटेंट होगा वो ऑपरेंड 2 में मूव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 क्या हो सकते हैं। ये मेमोरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये रजिस्टर्स हो सकते हैं, ये इमीडिएट वैल्यूज होती हैं। जो इमीडिएट वैल्यू का मतलब है कि आपने कांस्टेंट डालना है। फॉर एग्जांपल आप मूव यहाँ पर लिखें AX, ये AX जो है 16 बिट का रजिस्टर होता है और इसमें हम कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 20H इसमें मूव कर सकते हैं, तो इमीडिएट वैल्यूज को कहते हैं। अब मूव जो आपके पास निमोनिक है या जो मूव आपके पास इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि हम मेमोरी टू मेमोरी या वेरिएबल टू वेरिएबल मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने 2 वेरिएबल बनाए और आप चाहते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे में मूव कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसमें एक और इशू है कि फॉर एग्जांपल किसी भी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया और यहाँ पर लिखा मूव कमांड, तो यहाँ पर कोई हमने लेट्स सपोज एक वेरिएबल डाला वेरिएबल 1 और कॉमा यहाँ पर हमने वेरिएबल 2 डाला। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट में डाली इसका मतलब है मैं इस वेरिएबल की जो मेमोरी का एड्रेस है वो दूसरे इसमें ऐड कर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इम्पॉसिबल है। सिमिलरली आप जिस तरह मैंने बताया मूव, यहाँ पर पहला वेरिएबल है कॉमा यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल के कंटेंट को भी दूसरे कंटेंट में आप मूव नहीं कर सकते। यू हैव टू मूव द कंटेंट ऑफ दिस वेरिएबल फर्स्ट इनटू द रजिस्टर एंड देन यू कैन मूव, यानी इसको पहले आप किसी एक रजिस्टर में डालें और फिर रजिस्टर के कंटेंट जो है वेरिएबल 1 में आप डालें, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो वेरिएबल टू वेरिएबल मूवमेंट किसी भी ऑपरेशन में आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ मूव के लिए नहीं है, ये इसी तरह ऐड के लिए भी है। इसी तरह आप लेट्स सपोज ऐड का एक या सब्ट्रैक्ट का या मल्टीप्लाई डिवीजन का आप 2 वेरिएबल्स को ऐड नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा निमोनिक आप यूज नहीं करेंगे जो वेरिएबल टू वेरिएबल अप्लाई होगा या मेमोरी टू मेमोरी अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं डाटा सेगमेंट में हम किस तरह वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उनका यूज करते हैं, रजिस्टर को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक डाटा सेगमेंट के अंदर एक वेरिएबल 1 बनाया और वेरिएबल 1 बना के डी वर्ड। अब डी वर्ड क्या चीज थी? डबल वर्ड। ये डबल वर्ड है। वर्ड अकेला हो तो वो 2 बाइट्स लेता है, डी वर्ड हो तो वो 4 बाइट्स लेता है। तो इसको हमने डी वर्ड लिखना है या इसको आप डी भी लिख सकते हो, जो पीछे मैंने बताया। तो डिफाइन डबल वर्ड, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। इसको DW लिखेंगे, अगर DW लिखेंगे उसका मतलब होगा कि वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। ये 4 बाइट्स का होता है, यानी अब ये डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये 4 बाइट्स का है आपके पास तो ये आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। जब आप इसको इनिशियलाइज करेंगे या इसको आगे यूटिलाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये हमने 4 बाइट्स का बनाया, तो इसका मतलब अब जब हम कोड सेगमेंट में हम जाएंगे तो लेट्स सपोज हम मूव की कमांड यूज करते हैं और इस वेरिएबल 1 को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसको बाद में करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि इसको 4 बाइट्स लेते हैं और 4 बाइट्स में कितने हेक्स कैरेक्टर आने? 8। तो ये आपका पहला, आपने इधर से स्टार्ट करना है। दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा बाइट है, ये चौथा बाइट है, ठीक है। तो हम इसमें मूव करेंगे 4 बाइट्स। लेट्स सपोज अगर आप नहीं भी डालेंगे, कोई बंदा कहता है कि जी मैं ये वैल्यू आप ऐड कर दें, तो आप ये वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है
कि जब मेमोरी में ये वेरिएबल स्टोर होता है तो उसके जो यहाँ पर पेंडिंग 0 लग जाते हैं। देखें ये एक आपका बाइट, ये दूसरा बाइट, बिकॉज 1 बाइट टेक्स 2 कैरेक्टर्स, ये आपका एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा बाइट और चौथा, तो 0 अपेंड हो जाते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं बताने लगा हूं, जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वेरिएबल 1 का साइज है 4 बाइट का। आप उस कंटेंट को रजिस्टर में मूव कर रहे हो तो यहां पर रजिस्टर का साइज बड़ा मैटर करता है। ये जनरल पर्पस रजिस्टर है आपका, और ये 32 बिट रजिस्टर होता है, एक्सटेंडेड, इसको काउंटर रजिस्टर कहते हैं, ई एक्सटेंडेड और सी फॉर काउंटर। तो अगर आपने वेरिएबल 1 आपका 4 बाइट का है जो कि डबल वर्ड है, और आप उसको मूव कर रहे हो ECX में, फिर फाइन है ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर आपने लिख दिया CX लिख दिया, या आपने AX BX यानी 16 बिट का रजिस्टर, 2 बाइट का रजिस्टर लिख दिया, तो ये ऑपरेशन आप नहीं परफॉर्म करेंगे। तो साइज जो होता है ना वेरिएबल का और उस रजिस्टर का जिसमें आपने आपस में रिलेशन बना रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये आपने कभी भी नहीं करना कि यहाँ पर साइज लेट्स सपोज आपका 16 बिट हो और यहाँ पर 8 बिट वाला साइज में आप मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपके पास अभी देखें 32 बिट्स थी, यहाँ पर भी 32 बिट्स हैं, तो इस केस में फर्क नहीं पड़ रहा। तो कंपैटिबिलिटी जो है दोनों ऑपरेंड्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से होते हैं। ये मैंने अब बता दिया कि AX BX CX DX है, क्योंकि ये चारों के चारों जो लिखे हैं 32 बिट्स के हैं। तो ये यहाँ पर एक मैंने मैप बनाया हुआ है, इस मैप में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो EAX है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, और बाकी जो नीचे बने वो स्पेशल पर्पस हैं। तो ये 32 बिट्स के होते हैं। ये ई का मतलब है एक्सटेंडेड रजिस्टर्स, और ए होता है एक्यूमुलेटर यानी एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। इस तरह बेस रजिस्टर होता है, ये काउंटर होता है, ये डाटा रजिस्टर होता है। ये 32 बिट्स के हैं, तो इसमें 4 बाइट्स होते हैं। तो हम इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम हर बाइट को इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका LSB बाइट होता है, ठीक है, और ये आपका MSB बाइट है। इसमें जो लोअर 2 बाइट्स है ना उसको हम AX कहेंगे। इस तरह EBX में जो लोअर 2 बाइट्स हैं यानी 16 बिट्स को अगर आपने एक्सेस करना चाहते हैं तो BX कहेंगे। इसी तरह ये CX है और DX है। जो एग्जांपल अभी हमने लिया है उसमें अगर मेमोरी में स्टोरेज होनी है तो ये सबसे, अब देखिए हमारे पास नंबर ये था 00112233, ये हेक्साडेसिमल में था। जो लोअर बाइट है वो लोअर मेमोरी एड्रेस में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, इसको हम लिटिल एंडियन भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट बाइट है वो अगले बाइट में होगा, उसके बाद 11 उससे अगले में होगा। और ये जो देखें ये MSB आपके पास बाइट थी तो ये हायर एड्रेस में स्टोर होती है। ये लिटिल एंडियन का कंसेप्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें AX को भी एक्सेस कर सकते हैं यानी लोअर 2 बाइट्स को भी, और लोअर सिंगल बाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उस एक्सेस को कैसे करते हैं इसकी एग्जांपल अभी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ और रजिस्टर भी हैं, जिसके लिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, डेस्टिनेशन इंडेक्स है, ये आगे हम मेमोरी जब एक्सेस करेंगे तो उसमें देखेंगे। और आपके पास स्टैक रजिस्टर्स हैं, ये स्टैक पॉइंटर है, ये टॉप ऑफ स्टैक पर मौजूद होता है, और बेस पॉइंटर है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप इसको यूटिलाइज करते हो। अभी हम इस कोड में आपको बताता हूँ कि किस तरह हम 32 बिट्स में से 16 बिट्स या 8 बिट्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी लोअर बाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल बना दिए। ये आपके पास डबल वर्ड का है तो इसका मतलब है कितने बाइट्स का है, ये 4 बाइट्स का है। ये वर्ड है तो ये 2 बाइट्स लेगा, और ये सिंपल 1 बाइट है तो ये 1 बाइट लेगा। हम जब कोड सेगमेंट में आते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, कमांड वेरिएबल एक इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, वेरिएबल 1 में मूव कर दो ये इमीडिएट वैल्यू। तो हमने अपने वेरिएबल 1 को इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि इसमें आपके पास कितने बाइट्स है, 4 बाइट्स है, तो यहाँ पर भी आपके पास 4 बाइट्स आ गए। अब हमने क्योंकि इन वेरिएबल के कंटेंट को एक रजिस्टर में मूव कर रहे हैं जो कि 32 बिट्स का है, तो ये परफेक्टली फाइन है, आप कर सकते हो। ECX में आ गया। वंस आपके पास ECX में ये नंबर आ गया तो ये नंबर मैंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है 00, ये देखें ये ECX है, नंबर है 00011122 और 33। अब लेट्स सपोज आप चाहते हो कि मेरे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखो कि ये 22 और 33 मुझे मिल जाए, यानी जो लोअर 2 बाइट्स हैं इसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आप 30, क्योंकि आपके पास ECX में आप 32 बिट्स यानी 4 बाइट पड़ी हैं, आप लोअर 2 बाइट्स को लेना चाहते हो तो उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, सिंपल वेरिएबल 2। देखें वेरिएबल 2 का साइज हमने क्या रखा है, वर्ड होता है 2 बाइट्स का, और CX का भी कितना साइज है, 2 बाइट्स का है। तो आप सिंपल मूव लिखें वेरिएबल 2 और कॉमा CX, तो जो लोअर 2 बाइट है यानी आपकी जो वेरिएबल 2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 22 और
33 हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल है। और अगर आप सिंपल वेरिएबल 3 कितने बाइट का है, 1 बाइट का है, और इसमें अगर आप लिखें CL, तो CL के कंटेंट में क्या पड़ा था, 33 पड़ा था, तो इसमें 33 स्टोर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो 33 है ये लोअर बाइट है, ये आपका CL में चला जाएगा, ये आपका वेरिएबल 3 में चला जाएगा, और ये जो 2 और 3 है ये आपका वेरिएबल 2 में चला जाएगा। तो इस तरह आप बड़ी मेमोरी यूनिट को, उसके किसी भी सेक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर आप ऐसे करें, मूव लिखें और यहाँ पर आप वेरिएबल 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर आप लिख दें CX, फॉर एग्जांपल CL की जगह आप लिख दें CX, तो ये इसमें एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि CX के 2 बाइट्स हैं और वेरिएबल 3 का साइज क्या है, बाइट 8 बिट्स। तो 8 बिट्स में आप 16 बिट्स अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर साइज मिसमैच का है। तो जो आपने ऑपरेंड्स यूज करने हैं मूव इंस्ट्रक्शन के साथ या ऐड इंस्ट्रक्शन के साथ या सबट्रैक्ट के साथ, कोई भी आप निमोनिक यूज कर रहे हो, यानी कोई इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, बिल्ट इन आप कमांड यूज कर रहे हो, तो उसमें जो ऑपरेंड्स हैं उनका साइज मैटर्स मोस्ट। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, इसको आपने एहतियात से करना है। उसके बाद हम सर्च ट्री से देख सकते हैं कि हमारे पास जनरल पर्पस के अलावा कुछ और रजिस्टर होते हैं, जैसे सेगमेंट रजिस्टर हैं, जैसे कोड सेगमेंट हमारे पास होता है, डाटा सेगमेंट, कि इनका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ पर हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह ये रजिस्टर्स हैं स्पेशल। इस तरह आपके पास एक एक्स्ट्रा होता है और आपके पास कुछ और रजिस्टर भी होते हैं, ये स्टैक सेगमेंट आपके पास है। इसी तरह आपके पास कुछ पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं, ये आगे हम देखेंगे जब मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करेंगे तो उनका बड़ा की इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपके पास होता है, स्टैक पॉइंटर होता है, बेस पॉइंटर होता है। इसी तरह आपके पास इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, ये भी मेमोरी एक्सेसिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं। आगे हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। ये एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस रजिस्टर इंडेक्स है। और इस तरह फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, इस पर वीडियो पहले बना चुका हूँ। फ्लैग्स के हमारे पास ये कैरी फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ओवरफ्लो और साइन फ्लैग, तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो हमने जनरल पर्पस रजिस्टर भी देख लिए, स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी देख लिए, और साथ हमने देखा कि किस तरह आप एक बड़े जो डाटा टाइप है उसमें से छोटी जो आपके पास लोअर बाइट्स हैं वो किस तरह आप एक्सेस कर सकते हो, और आपने मूव कमांड में किस चीज़ का ख्याल रखना है। और हमारे पास अगर क्वेश्चन मार्क हो तो हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अगर इनिशियलाइज ना किया हो तो आगे जाकर उस वेरिएबल को किस तरह वैल्यू असाइन करते हैं, इमीडिएट वैल्यू कैसे डालते हैं। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल को डेक्लेरेशन देखी कि किस तरह डेक्लेरेशन होती है वेरिएबल की, और किस तरह आपकी वैल्यूज़ मूव होती हैं। लोअर बाइट आपके पास जो होती है वो लोअर एड्रेस में जाती है, अपर बाइट अपर, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। और साथ उसके बाद फिर हमने रैम में देखा कि इंस्ट्रक्शन को अलग एड्रेस स्पेस मिलती है, और आपके जो डाटा वेरिएबल्स होते हैं उनको अलग स्पेस मिलती है। और फिर आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने रजिस्टर को ससरी देखा, और फिर शुरू में हमने ये देखा था कि किस तरह आपके वेरिएबल्स का पर्पस क्या होता है, हम डाटा वेरिएबल्स क्यों बनाते हैं, और फिर हम जो डाटा टाइप्स हैं आपके पास उनको हमने डिटेल्स देखा। बाइट होता है, वर्ड होता है, डबल वर्ड, क्वाड वर्ड, और उनकी डिफरेंट हम DB भी यूज़ कर सकते हैं, DW, DD और DQ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि जिस बंदे का ये लेक्चर अच्छा हुआ तो उनको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिफरेंट और इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे मेमोरी में एक्चुअली वो कैसे स्टोर होती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।